नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक शिक्षा मनोविज्ञान के बड़े ही रोचक विषय के बारे में, जिस विषय वस्तु का नाम है समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट। आज हम समायोजन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि समायोजन किसे कहते हैं, समायोजन के लक्षण क्या हैं, या समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां क्या क्या होती हैं जो इंसान अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए उपयोग करते हैं। इसके बारे में हम आज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे हमारी ये रोचक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और समय से पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय वस्तु समायोजन के बारे में। समायोजन क्या है? आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सामान्य तौर पे आपने समायोजन का नाम तो सुना है, पर समायोजन कहते किसे हैं? आपको अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। अब शायद एडजस्टमेंट वर्ड सुन के आपको काफी कुछ ज्ञात हो गया होगा, अनुभव हो गया होगा कि समायोजन में किसकी बात करूंगा मैं, या क्या है समायोजन। समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं। हम आमतौर पर सुना करते हैं कि फला व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर रहा है, फला व्यक्ति हमारे साथ एडजस्ट कर लेता है। हम कहीं भी जाते हैं किसी भी माहौल में तो एडजस्ट कर लेते हैं, कई लोगों से एडजस्ट नहीं हो पाता है। अरे सुनना, एडजस्ट कर यार, एक आदमी कमरे में बढ़ गए, दो लोग पहले से रहते थे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। आप अक्सर बस में यात्रा करते हैं और वहां दो सीटें होती है, दो लोगों की सीट होती है, तो कंडक्टर क्या बोलता है, अरे थोड़ा आगे पीछे करिए, एडजस्ट करिए इनको। तो आपको वहां भी एडजस्ट करना पड़ता है। आप ट्रेन में जाते हैं, एक डिब्बे में बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, वहां भी 4 की सीट में हम 6 लोग को एडजस्ट करते हैं। ये क्या है? यही है समायोजन। हर जगह अपनी चीज को एडजस्ट करना या हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने को ही हम समायोजन कहते हैं। अच्छे व्यक्तित्व का धनी आदमी जो होगा वो अपने किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि समायोजित कर लेता है। अब शायद इस समायोजन का बेहतरीन अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि इस समायोजन कहते किसे हैं। सामान्य तौर पे हम लोग इसको दैनिक जीवन में एडजस्टमेंट के नाम से ही जानते हैं कि यार एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, पैसे नहीं है यार थोड़ी से पैसे दे दे, तकलीफ है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। तो हर जगह हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। दुकानदार से मोल भाव करने में थोड़ा सा एडजस्ट आप करिए, थोड़ा सा एडजस्ट हम करते हैं, इतने में काम बन जाए। यानी कि ये ऐसा शब्द है जो बोलचाल में हम दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक मनोविज्ञान में समायोजन का क्या आशय बताया गया है, या समायोजित व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, या कई लोग समायोजित होने के लिए किन किन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते हैं जिनका नाम है गेट्स। गेट्स ने कहा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स महोदय ने बड़े कम शब्दों में लिखा है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब हम जीवन के हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे एडजस्ट करते हैं। अभी कपड़ा छोटा हो गया तो एडजस्ट कर लो, पैसा कम हो गया उसी में एडजस्ट कर लेते हैं हम, नहाते समय पानी कम हो गया एडजस्ट कर लेते हैं हम, खाने में थोड़ा सा 2 रोटी कम पड़ गई कोई बात नहीं, एडजस्ट। यानी कि सुबह उठते से लेके सारा रात को सोने तक, अगर बिस्तर छोटा पड़ गया तो भी एडजस्ट, 2 की जगह 3 लोग सोने को मिला वो भी एडजस्ट कर रहे हैं। यानी सुबह जगने से लेके फिर सोने तक का दिन भर में हम काफी चीजों में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती है, हर जगह हमको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच, जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है अपने माहौल के साथ, वातावरण के साथ संतुलित संबंध बनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। यदि व्यक्ति, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आता है, अगर आप व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप एक समायोजित प्राणी नहीं कहलाएंगे और कई लोगों से आपका विवाद होना शुरू हो जाएगा और आप उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा। बेल्ट महोदय का कहना है कि समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है। जो समायोजन है वो हमारे और हमारे वातावरण के बीच का संतुलन है। वातावरण हम किसको बोल रहे हैं? वातावरण मतलब जहां पर हम रहते हैं वहां का वातावरण, या वहां के लोग, व्यक्ति। अगर हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमको अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। परिवार में रहते हैं तो माता पिता भाई बंधुओं के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर खेलने जाते हैं तो खेल के मैदान में अन्य प्लेयर के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब जीवन के हर पड़ाव पर एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तुम करो, थोड़ा सा हम करें, तब जाके नजारा बदलता है। ऐसा नहीं होगा कि केवल हम ही एडजस्ट करें। जब ऐसे सामने वाला व्यक्ति बार बार एडजस्ट नहीं करता है तो उसमें असमायोजन की भावना उत्पन्न हो जाती है हमारे साथ। हम बार बार एडजस्ट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति, हमारा जो मित्र है, वो किसी भी बार एडजस्ट नहीं करता है। वो अपने तरीके से जिंदगी जी रहा है और हम बार बार कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समायोजन को छोड़कर असमायोजन की भावना उत्पन्न होती है और धीरे धीरे टकराव बढ़ जाता है और दोनों की दोस्ती यानी धीरे धीरे अलग होने लगती है। इसलिए समायोजन का दोनों पक्षों से होना बेहद जरूरी है। अर्थात आप जीवन के हर पड़ाव पे पहले खुद झुक कर देखिए। कहा जाता है कि वही पेड़ झुकते हैं जिनमें फल लगे होते हैं। जिन पेड़ों की शाखाओं में फल लगते हैं वो फल झुक जाते हैं। तो झुककर समायोजन करने में कोई बुराई नहीं है, पर इतना कभी ना झुकिए कि आप हमेशा झुके ही रह जाएं। इन दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। आप समायोजन के एक स्तर को पार करने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच पति पत्नी को बहुत मारता है, बहुत प्रताड़ित करता है, और पत्नी उसी समायोजन, उसी एडजस्ट के नाम पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। अपने खुशियों, अपनी इच्छाओं को त्याग कर पति के साथ खुश रहने के लिए उसके कहने पर, उसके जैसा चाहता है वैसा करती है, वैसा ही खाती है, वैसे ही सोती है। हर चीज को समायोजित करना शुरू कर देती है अपने नए घर में। लेकिन कई बार ये स्तर इतना बिगड़ जाता है, पति इतना हावी हो जाता है, उसे मारता पीटता है, फिर भी महिला क्या करती है? समायोजन करती है। फिर भी माता पिता क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट करो, 2-4 साल में सब ठीक हो जाएगा, बच्चे आने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कई समय बाद ये समायोजन, जब बहुत दिन तक हम अपने आप को एक तरफा समायोजन ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम कुंठित हो जाते हैं और हम अपने जीवन में एडजस्ट करना छोड़ देते हैं। और ऐसी स्थिति में भयावह स्थिति आती है और हम कहीं ना कहीं आत्महत्या तक कर लेते हैं, या पति द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, घर से निकाले जाते हैं, इत्यादि कई तरह की घटनाएं आती हैं समायोजन ठीक से न होने की स्थिति में। तो आइए जानते हैं कि समायोजन हमारे और हमारे वातावरण के बीच का एक अच्छा संतुलन है। अगर वातावरण और लोगों के साथ हम अच्छे से मेल जोल रखें, अच्छे से एडजस्ट करें, तो हम हर क्षेत्र में, हर जगह एक अव्वल व्यक्ति कहलाएंगे और हर जगह हमारा उत्तम विकास होगा। अब देखते हैं समायोजन के कुछ लक्षण के बारे में कि समायोजन के लक्षण क्या होते हैं, या जो समायोजित व्यक्ति होता है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होने चाहिए या फिर होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है परिस्थिति का ज्ञान। जो समायोजित व्यक्ति है, या आपको समायोजित व्यक्ति बनना है, तो आपको सबसे पहले परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति समायोजित होते हैं या जिनके अंदर समायोजन का भाव उत्कर्ष भरा होता है, उनको परिस्थिति का ज्ञान होता है कि किस परिस्थिति में डांट कर बात करना है, किस परिस्थिति में नम्र होकर बात करना है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपना आपको परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा गिरगिट का नाम। गिरगिट क्या करता है? रंग देखकर रंग बदलता है। अगर वो भूरे रंग के पेड़ पर चढ़ता है तो अपना रंग भूरा कर लेता है। हरे रंग के पत्तेदार पत्तों पर चढ़ता है तो अपना रंग क्या करता है? हरा कर लेता है। इसलिए क्या बोलते हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट ऐसा नहीं कि गिरगिट रंग बदलता है, एकमात्र एक कहानी, एक मिथ्या है। आइए हम जानते हैं। तो मैं बात कर रहा था गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। वो भी कहीं ना कहीं वातावरण के साथ समायोजित होने के लिए, अपने एडजस्टमेंट के लिए वो रंग बदलता है। लोग उसको गलत वे में बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हो आप। नहीं, गिरगिट क्या करता है? हरे वस्तु के साथ हरा, अगर वो कहीं लाल रंग के पहाड़ पत्थर पे जाएगा तो वो लाल या ब्राउन रंग का हो जाता है, और पेड़ों के बीच वो नियमित रूप से भूरा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं गिरगिट के साथ एक सीख मिलती है कि जिस वातावरण में आप रहिए, उस वातावरण के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लीजिए, जिससे आपकी बड़ी रक्षा होती है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? क्योंकि हरे पेड़ के बीच में वो हरा हो जाता है तो उसके जो दुश्मन पक्षी, पशु पक्षी हैं, उसको खा नहीं पाते, उसको मार नहीं पाते, हमला नहीं कर पाते। और दूसरी व्यवस्था क्या है कि गिरगिट हरे पत्तों के साथ जब हरा बन जाता है तो अपने शिकार को चकमा देकर शिकार करने के लिए और आसान बना देता है।
उसका जो शिकार है वो गिरगिट को पहचान नहीं पाता है कि ये कोई पशु है या कोई पत्ता है। उसमें वो भ्रमित हो जाता है और शिकार निश्चिंत होकर अपने व्यवहार को करता है और उसी बीच का समय का लाभ उठाकर गिरगिट उसे झपट्टा मारकर अपना भोजन बना लेता है। यानी दोनों तरफ से बचाव हो रहा है, गिरगिट का भोजन भी तैयार और गिरगिट का बचाव भी तैयार है। गिरगिट अन्य जंतुओं से, जीव जंतुओं से बच भी जाता है और अपना शिकार भी कर लेता है। क्या करके? रंग बदल के। लेकिन लोगों ने इसे मिथ्या भाव में ला दिया कि आप तो गिरगिट जैसे रंग बदलते हो। बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने माहौल को देखकर अगर रंग बदलना नहीं सीखेगा वो माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हम गिरगिट को बदनाम करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे सीखें कि गिरगिट ने हमें क्या सिखाया। तो परिस्थिति का ज्ञान मैं चर्चा कर रहा था कि परिस्थिति का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। जो समायोजित व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो हर परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं कि कहाँ मुझे अधिक बोलना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ हंसी मजाक करना है, कहाँ लोगों से शर्मा के रहना है इत्यादि। अब देखते हैं अनुकूलित आचरण। आपका जो व्यवहार हो वो अनुकूलित होना चाहिए। अनुकूलन का मतलब एडप्टेशन। आप हर माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अगर आप बच्चों के ग्रुप में, बच्चों के समूह में बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों के स्तर में आकर बात करें ताकि बच्चों में आप अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगर कभी बूढ़ों की मित्र मंडली में आप मिल गए, बुजुर्गों की मित्र मंडली में आ गए तो उनके ज्ञान स्तर के अनुरूप आप बातचीत करें। युवाओं के साथ बैठे हैं तो युवाओं के विषय वस्तु या उनके मुद्दे की बात करें। इससे क्या होगा? आपका आचरण अनुकूलित कहलाएगा और आप हर कंडीशन में, हर दशा में अपने आप को अनुकूलित एडॉप्ट कर सकेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। अब बोलते हैं आत्मनियंत्रण के बारे में बात करते हैं। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। कई बार हम कई चीजों को देखकर पैनिक और भावुक हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अपना खुद का इतना नियंत्रण हो कि हम उन चीजों को देखकर इतने भावुक ना हो। हम युवाओं से विशेष अनुरोध चाहेंगे कि कई बार अपने आप को देखकर अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं और भावुक हो जाते हैं। कई जगह छोटे छोटे घटनाओं के दृश्य को देखकर अपना नियंत्रण खो देते हैं। कई जगह ऐसे वाक्य हो जाते हैं कि वो अपना आपा खोकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है आपको, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मारपीट होगा, आपको भी चोट लगेगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए आत्मनियंत्रण होना बेहद जरूरी है। अपने आप पर, अपने आत्मा पर आपका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। इस समायोजन का एक मुख्य लक्षण है। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रखना जानते हैं, अपने आत्म को नियंत्रित करना जानता है, तो आप एक बेहतर समायोजन करता बन सकते हैं, बेहतर व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आइए देखते हैं संतुलित व्यवहार। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है संतुलित व्यवहार। व्यक्ति को हर जगह एक संतुलित व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। उसको समाज में उतना ही बोले जितना वो खप जाए, जितना लोग उसकी बात को समझ सके, उतनी ही तेज आवाज में बात करें जितना दोस्त उसको सह सके। आप बहुत कर्कशता के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। कर्कशता के साथ किसके साथ व्यवहार करना है, किसके साथ व्यवहार नहीं करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अपने व्यवहार को, इस संतुलन को बना के रखें कि मुझे कहाँ कितना ओपनली बात करना है, किससे किस तरह की बात करना है, किससे प्रणाम करना है, किससे झुक कर बात करना है। इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखिए, एक सही मायने में, एक सही दायरे में रखिए। अगला होता है अवसरवादी। अगला विषय वस्तु है समायोजित व्यक्ति के लक्षण के बारे में बात करूं तो अवसरवादी समायोजित व्यक्ति या समायोजन की एक विशेष लक्षण है या अच्छी पहचान, विशेषता है कि ये लोग अवसरवादी होते हैं। अवसर का फायदा उठाना या अवसर का लाभ उठाना कहे तो बेहतर होगा। अवसर का लाभ उठाना सीखिए। अगर आपको अच्छा समायोजन करता बनना है या अच्छे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बनना है तो आपको एक अच्छा समायोजन करता, एक अवसरवादी बनना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज आपके ऊपर, आपके पास आ रही है, उस अवसर का फायदा उठाइए। अगर मैं समायोजन की बात करूं, इस समय कोरोना काल में आपके पास ढेर सारे अवसर और आसान हैं, लेकिन हम क्या बस एक ही बात का रोना रो रहे हैं कि कोरोना कोरोना, ये कैसा रोना। आप इस अवसर को पकड़िए। ये वो अवसर है जो आप अपने पुराने टैलेंट को निकाल सकते हैं। मैं मानता हूं कि बाजार बंद है, वहां बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया जा सकता, लेकिन घर बैठे बैठे भी कुछ ऑनलाइन व्यापार हो सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं, जिनको आप दिखाना तो चाह रहे थे पर आपके पास नौकरी करने से, बाल बच्चों से या बॉस के आदर से फुर्सत नहीं मिल रहा था, तो आपके पास वो समय मिला है कि आपके अंदर जो बचपन से आपकी ख्वाहिशें हैं, जो कलाएं हैं, जिनके बारे में आप चाहते तो थे कि मैं ये करूं, पर आपको मौका नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था,
और अभी समय मिला है, अपने सपनों को पूरा करिए। अगर आप बचपन से सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आपको शिक्षक की नौकरी मिल गई है, शिक्षाकर्मी की नौकरी मिल गई है, आप टीचर बन गए हैं, आपको स्टेज परफॉर्म को कभी मौका नहीं मिला या काम का अत्यधिक दबाव रहा, तो ये कोरोना एक अवसर है। आप उस कला को अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ सुनाइए, यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करिए, जानकारी को भेजिए, 10 लोगों को बांटिए। ये अवसर है, इस अवसर का कहीं न कहीं आप फायदा उठाइए। जिन लोगों ने बेहतर फायदा उठाया वो एक अच्छे समायोजन कर्ता बन जाएंगे और वो तनाव भग्नाशा से दूर होकर अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कोई अवसर नहीं, जल सीधे नथिंग। एक बार कोरोना आ गया मतलब घर में हमारा डेली का रूटीन हो गया है, खाना पीना सोना, फिर खाना पीना सोना। हम इस समस्या को अगर अवसर के रूप में सोचेंगे तो ढेर सारे आसार बन रहे हैं, पर सोचने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, हम सबकी है। जब सोचेंगे तभी अवसर का फायदा उठा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सर्वहित की भावना जो समायोजन का मुख्य लक्षण है, या जो अच्छा व्यक्ति होता है, समायोजन करता होता है, वो केवल अपना लाभ नहीं देखता, अपने लाभ के साथ साथ सबके लाभ के बारे में सोचता है। वो स्वार्थी नहीं होता है। अगर आप स्वार्थ की भावना से डूबे हुए हैं, अगर आप कोई स्वार्थी का काम करते हैं तो आपका माहौल में समायोजन नहीं हो पाएगा। अगर आप मित्रों के साथ एक मित्र मंडली में हैं और हर जगह स्वार्थ की बात करते हैं, अपने लाभ की बात करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब मित्र आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए समायोजन का मुख्य लक्षण है, और जो अच्छे समायोजन करता होते हैं वो सर्वहित की भावना रखते हैं, अपने साथ साथ सबका विकास करते हैं। सबका साथ सबका विकास, ऐसा सुना होगा आपने, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत हमसे करे। इसलिए सर्वहित की भावना आपके अंदर समायोजन के अंतर्गत होनी चाहिए। जिसके अंदर ये भावना आ गई वो एक अच्छा समायोजन करता हो सकता है, और एक अच्छे समायोजन करता का ही पूर्ण विकास संभव है इस धरा पर। आगे देखते हैं संतोष व संतुष्टि। जब वो सर्वहित के बारे में सोचता है तो उसके अंदर संतोष नाम की चीज होगी। संतोष की बात इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान कोविड के समय में भी कई लोगों को संतोष नहीं है, कई लोगों को संतुष्टि नहीं है कि चलो जितना कमाया उस पर जीवन व्यतीत करें। ये समय है जीवन व्यतीत करने का, लोगों के सहयोग करने का और अपने आत्म को संतोष करने का, संतुष्टि करने का। लेकिन इस कोरोना के दौर में भी लोगों ने नमक को 100 रुपए किलो बेचा है। ये क्या है, लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये उनके असमायोजन का एक मुख्य कारण है। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे माहौल के साथ में, और वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर संतोष की जगह असंतोष आ रहा है, असंतुष्टि आ रहा है। वो और पैसा और पैसा और पैसा कर रहे हैं, जिसके लिए उनके जीवन में कभी भी समायोजित वो नहीं हो पाएंगे और हमेशा हाय पैसा करके चिंतित रहेंगे, और कोई भी पैसे को लेकर ऊपर नहीं जाता, कब्र में जेब नहीं होती। दोस्त, आप उस संतोष की भावना से, संतुष्टि की भावना से जिए कि जो हमने व्यापार किया, जो कमाया, ये वो समय है, इस समय उस पैसे को खर्च करना है। जो आप सेविंग किसके लिए रखते हैं, भविष्य में खराब समय के लिए आप सेविंग करते हैं कि हम जो से पैसा रखे हैं, जब विषम परिस्थिति आएगी या खराब समय आएगा तो उस पैसे का हम सही सदुपयोग करेंगे। लेकिन आज के समय में लोगों के पास धैर्य संतोष है ही नहीं। मैं कई व्यापारियों को देखा हूं, आज के डेट में मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जो बस वाले, जो कार वाले, जो टैक्सी वाले 300 रुपए का भाड़ा था उसका 800 रुपए भाड़ा कर दिए। क्या बोलकर, कोरोना है, हमको कोरोना हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। आप सोच के देखिए, 300 रुपए में उसको कोरोना हो रहा है, लेकिन 800 रुपए में कोरोना नहीं हो रहा है। क्यों? ये क्या है? ये संतोष और असंतुष्टि क्या है? ये वो व्यक्ति कभी संतोष नहीं कर पाएगा, और ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज में असमायोजित बनकर ही रह जाएंगे। आप देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपको कहीं जाना हो, टैक्सी बुक करते थे पहले 300 रुपए में, अब वो 800 रुपए मांग रहा है। क्यों? क्योंकि बोलता है 300 रुपए में कोरोना का डर, लेकिन 800 रुपए में कोई कोरोना नहीं। आप उस व्यक्ति पर आपका विश्वास उठ जाएगा और अगली बार उसको आप पूछेंगे नहीं, उसका विकास कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो असमायोजित व्यक्ति का लक्षण दिखा रहा है। और वही उसके अंदर संतोष व संतुष्टि होती तो वो बोलता कि 300 रुपए किराया लगेगा और चलिए 1-2 सैनिटाइजर ले लेंगे, मास्क बांध लेंगे, आपको पहुंचा के सुरक्षित आता हूं, आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी धंधा बिजनेस करते रहूंगा। ये संतुष्टि और संतोष की बात है। तब उसका समायोजन बेहतर होगा, और उसका जब समायोजन बेहतर होगा, आपकी मदद करेगा, उसका विकास भी कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से आगे होगा। आगे देखते हैं साहसी। समायोजित व्यक्ति के एक विशेष लक्षण है कि वो साहसी होते हैं, विषम परिस्थितियों में भी एडजस्ट करना नहीं छोड़ते। वो कैसी भी परिस्थितियां, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अपने साहस के हिसाब से लड़ते रहते हैं। आखिरी चुनौती तक वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और वो जंग जीत कर आते हैं। आगे देखते हैं
समस्या समाधान की योग्यता। जो समायोजित व्यक्ति होते हैं या समायोजन का मुख्य लक्षण है समस्या समाधान की योग्यता। मैं बार बार कहता हूं कि समस्या का समाधान, आपके खुद के समस्या का समाधान आप स्वयं रखे हैं, आपके पास है। दूसरे के पास तो केवल सुझाव है, दूसरे उस समस्या का केवल सुझाव दे सकते हैं, पर निर्णय या फिर कहें कि समाधान तो आपको करना है। आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर ही छुपा है, दूसरे केवल सुझाव दे सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। एक अच्छा समायोजनकर्ता अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है और एक अच्छा समाधान निकालकर एक अच्छा समायोजित व्यक्ति बनता है। आगे देखें, आदर्श चरित्र। समायोजन के अच्छे लक्षणों में एक बेहतरीन लक्षण है आदर्श चरित्र। वो व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए। उसका कैरेक्टर अगर हर जगह बदलते रहेगा या क्यों कहीं कैरेक्टर लेस रहेगा, चरित्रहीन रहेगा, तो समाज में उसको सही स्थान प्राप्त नहीं होगा। लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे, गंदा व्यक्ति कहेंगे। इससे उसके अंदर असमायोजित व्यवहार उत्पन्न होगा और वो एक अच्छा समायोजनकर्ता जब नहीं बनेगा तो उसके अंदर दुश्चिंता, भग्नाता, तनाव इत्यादि की भावना बढ़ जाएगी और वो असमायोजित व्यक्ति बन जाएगा। और जब असमायोजित व्यक्ति बन जाते हैं तो उसका विकास अपने आप स्वतः रुक जाता है। इसलिए समायोजन के लिए आपका आदर्श चरित्र या चरित्रवान होना बेहद जरूरी है। जिम्मेदार, जो समायोजन के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आप एक अच्छे समायोजन करता है, क्योंकि जिम्मेदारी वही लेता है जो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। आज एक व्यक्ति जो 2 साल पहले खुद की जिम्मेदारी लेकर चला रहा था, खुद के खर्चे उठा रहा था, लेकिन आज पूरे परिवार के खर्चे उठाता है। अगर उस जिम्मेदारी को निभा रहा है तो किस दम पे वो एक अच्छा समायोजन करता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उसी खर्चे में सबकी जिम्मेदारी को बांट रहा है। अगर व्यक्ति अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो अच्छा समायोजन करता भी कहलाएगा। आखिरी में देखें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये जो व्यक्ति होते हैं उनके विशेष लक्षण में अच्छे समायोजनकर्ता का एक अच्छी विशेषता है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सबके सुख के बारे में सोचते हैं। केवल मैं की भावना बिल्कुल नहीं होती है, उनके अंदर हम की भावना होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे समायोजन करता बनना चाहते हैं तो आपके अंदर मैं की भावना का बिल्कुल, अहंकार की भावना का बिल्कुल ह्रास होना चाहिए। आप सभी के साथ हम की भावना रखें ताकि आपका समुच्चय और संपूर्ण विकास हो सके। अब इस लक्षण विशेषता के अलावा अब हम चर्चा करते हैं समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां। जिनके अंदर ये गुण नहीं होता वो व्यक्ति असमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर समायोजन के तमाम लक्षण होने आवश्यक हैं। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने के लिए कई तरह की युक्तियों का उपयोग करता है, कई तरह के मैकेनिज्म अपनाता है कि मैं गलती से बच जाऊं। उसी को कहते हैं समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां, डिफरेंस मैकेनिज्म इन एडजस्टमेंट। अपने आप को माहौल में एडजस्ट करने के लिए व्यक्ति कई तरह की युक्तियों को अपनाता है। उनमें से कुछ युक्तियों की मैं चर्चा करूंगा, या अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि समायोजन की विभिन्न युक्तियों के बारे में चर्चा करें, या मुख्य रूप से कहेंगे रक्षात्मक युक्तियां। अपने रक्षा के लिए जो व्यक्ति अपने समायोजन के लिए कुछ युक्तियों का प्रयोग करता है जिसे हम रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं, जिसमें पहला है तर्क संगत युक्तिकरण। जब किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो व्यक्ति उस अपनी रक्षा के लिए कुछ तर्क का उपयोग करता है। जैसे विद्यार्थी जब विद्यालय में लेट से पहुंचता है तो क्या तर्क लगाता है, सर फाटक बंद हो गया, सर ट्रैफिक जाम हो गया, सर साइकिल पंचर हो गई। वो एक तर्क के साथ अपनी रक्षा करता है। अब इसमें शिक्षक का जवाब क्या होता है, जब ट्रैफिक ही बंद हो गया, जब ट्रैफिक लग गया, भीड़ बढ़ गई, तो बच्चे का कोई दोष नहीं। वो अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए वो ऐसे झूठ का उपयोग करता है, कुछ रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग करता है, जिसे कहना था तर्क संगति युक्तिकरण। वो कुछ तर्क के साथ बताता है कि सर ट्रैफिक लग गया। अब इस तर्क को सुनकर गुरुजी ने उस गलती को माफ कर दिया और विद्यालय में अंदर आने की अनुमति दे दी। अब देखते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। इसमें अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपना। जैसे हम रास्ते में चल रहे होते हैं, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, भले ही गलती हमारी क्यों नहीं होती है, हम क्या करते हैं, इस दोस्त को दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि ये आदमी रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था, सर इसी की गलती है, भैया इसी की गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो, इसी की गलती है। इसका मतलब अपने आप को बचाने के लिए अपनी गलती को दूसरे पर प्रक्षेपित करना, प्रोजेक्ट करना, जिससे कि हम बच जाए और हमारा बेहतर समायोजन हो जाए, तो वहां से हम बच के निकल जाए, भीड़ भाड़ से आगे निकल जाए। तीसरा है प्रतिक्रिया।
जब बच्चे से गलती होती है, व्यक्ति से गलती होती है, तो एक तीसरी विधि का भी उपयोग करता है, प्रतिक्रिया रिएक्शन देता है। जैसे पति ने पत्नी को डांट लगाई किसी गलती पर, तो हो सकता है पत्नी इन दो युक्तिकरण में से किसी की युक्ति निकाले, पर कई बार इसमें अगर सफल नहीं होती, इसको आजमा चुकी होती है, तो पत्नी क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, मुंह फुला के बैठ जाती है, पति से बात नहीं करेगी, मुंह टेढ़ा कर लेगी। ये क्या है, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन है। जब पति पत्नी को डांटता है तो पत्नी यूं ही रिएक्शन करती है ताकि पति मान जाए कि चलो भाई कोई गलती नहीं है, अगर बहुत डांट लगाऊंगा तो और बुरा मान जाएगी। तीसरा है दमन। कई बार हम बचपन की गलतियों को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, डर के मारे बताते नहीं है। चाय बनाते हुए दूध गिर जाता है तो पत्नी पति से डर के मारे नहीं बोलती है, बोलोगी तो डांट पड़ेगी। अपने सास से नहीं बताती है, फटाफट उस जगह को साफ करती है चुपचाप से, और चाय में दूध का पानी बढ़ा के दे देती है और बताती ही नहीं है कि मेरे से गलती हुई है। किसके लिए, अपने रक्षात्मक युक्तियों में से एक युक्ति है दमन। इसका उपयोग अक्सर महिलाएं करती है अपने किचन में। जो गलतियां हो जाती है तो छुपाने के लिए सबूत को मिटा दिए जाते हैं और उस गलती को अपने अंदर ही दबा के रख लेते हैं। अगला होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन की बात करें, प्रतिगमन में क्या होता है, अक्सर ये रक्षात्मक युक्तियां भी महिलाएं और बच्चे प्रयोग करते हैं। प्रतिगमन में वो व्यक्ति को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं पीछे में जाके, कि कल आपने देखा था उसी की गलती थी, आज भी उसी की गलती है, मैं गलती कर ही नहीं सकता। इस तीसरे मुद्दे पे प्रतिगमन में मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। वो पिछले समय की पुनरावृत्ति से इस गलती को जोड़ते हैं कि पिछली बार दूध छोटे से गिरा था या नौकर से गिरा था, इस बार भी वही गलती किया होगा, मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती। यानी वो पिछले समय सबूत के साथ उपस्थित होकर आपको अपनी रक्षात्मक युक्ति का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं शोधन। मतलब इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने गलती को मानकर अपने विचार में शोधन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब व्यक्ति गलती को मान लेता है तब उसको क्षमा कर देते हैं। ये भी एक बेहतर रक्षात्मक युक्तियां हैं। कम महिलाएं इसका उपयोग करती हैं क्योंकि महिलाओं की जो गलतियां तो कभी होती नहीं है। महिलाएं क्या नहीं करती हैं तो उसको कहते हैं गलती नहीं करती हैं। अपनी गलतियों को भी इन तमाम दूसरों पर थोप देती हैं, किसी और के नाम ले लेती हैं। आगे देखते हैं क्षतिपूर्ति। कई बार महिलाओं से जब गलती होती है, बच्चों से गलती होती है तो बड़े तरस से बोलते हैं, ठीक है कितने का था मैं दे दूंगा, कितना गिरा मैं ला दूंगी, जितना नुकसान हुआ उतना मैं दे दूंगी। मतलब वो जो क्षति हुई है उसको पूर्ति के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं, जिससे अगला व्यक्ति उनको क्षमा कर देता है और उनकी रक्षा होती है और वो समायोजन कर लेते हैं। अगला है आत्मीकरण। उस गलती को अपने मन से सोचते हैं, अपने आप से सोचते हैं कि हाँ मेरे से गलती है। अपनी गलती का एहसास उनको होता है और अगले को विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है मैं इस गलती को मान लिया, अगली बार से गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अगर ऐसी महिलाएं कुछ हैं तो बड़ी कम महिलाएं ऐसी होती है, मात्र 5% ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मीकरण को स्वीकार करें और शोधन को स्वीकार करें, विस्थापन को स्वीकार करें। वो आत्मीकरण के माध्यम से अपनी आत्मा को झकझोर के रख देती है, ठीक है मेरे से गलती हुई, मान गई, हाथ पैर जोड़ रही हूँ और दोबारा मेरे से गलती नहीं होगी, मुझे एहसास हो गया है और अपने कार्य का विस्थापन करके दोबारा वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अब इससे भी बात नहीं बनती। कई महिलाएं ऐसी होती है जो न प्रक्षेपण करेंगी न प्रतिक्रिया करेंगी। अगला मुद्दा है आक्रमण। जैसे ही आपने उनकी गलती गिरानी शुरू कर दी उसने सीधे हमला बोल दिया, सीधे आक्रमण करना शुरू कर दिया, मारपीट पर उतारू, गाली गलौज पर उतारू, जिससे आप डर जाते हैं, कदम पीछे खींच लेते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो अपने जुबान के तेजी से आपके ऊपर आक्रमण करती है। जुबान से हिंसात्मक आक्रमण भी हो सकता है, बच के रहिएगा। आपको मजबूरी में मुंह बंद करना पड़ता है, इससे वो आक्रमण करके अपने आप का समायोजन कर लेती है या बच्चे कर लेते हैं। अगला है पलायन। ये आखिरी जो विषय वस्तु है वो है पलायन। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब गलती करता है, उसे गलती का एहसास होता है तो सामने वाले से निगाह नहीं मिला पाता है। इस गलती को, बहुत जो बड़ी गलती हो जाती है, इस गलती को सामने वाले के मैं कैसे पेश करूंगी, कैसे बताऊंगी, अपने आप से जब नजर नहीं मिला पाता है तो उस माहौल को छोड़कर वो भाग जाता है। कई बार देखे हैं कि लोग जिंदगी तक छोड़ देते हैं। अब कैसे कुछ गंदे काम, कुछ गलत काम ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपने सामने वाले व्यक्ति से जब आंख मिलाने के काबिल नहीं होते हैं
तो वो पलायन कर जाते हैं, या तो स्थान से या हमेशा जीवन से पलायन कर जाते हैं, अपनी जिंदगी ही छोड़ देते हैं, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने के कुछ बचा ही नहीं। इन तमाम रक्षात्मक युक्तियों में से मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं अपने सामने वाले साथी से एक्सप्लेन कर पाऊं। ऐसी स्थिति में वो या तो घर से भाग जाते हैं या फिर जिंदगी से भाग जाते हैं। बने रहिए ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे साथ। आगे और ढेर सारी मनोरंजक बातें, ढेर सारी अच्छी बातें आपको बताऊंगा, ढेर सारी ऐसी बातें, ज्ञान की बातें जो आपको अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई समस्या, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।